Hi everyone, in today's video we are breaking down the main components of the OpenStack, what they are, what they do and how they work together to build a cloud infrastructure. So if you are preparing for an interview or want to understand the OpenStack deeply, so this is the video for you. So in the last session we have discussed the OpenStack components. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि OpenStack के components क्या हैं, in the deeply structure and उसके सब components क्या हैं. So let's begin with the core services one by one. Okay. सो जब भी आप ओपन स्टैक पे लॉगिन करते हो सो बेसिकली आप क्या देखते हो, हॉरिजन देखते हो. तो ये सारी ओपन स्टैक की कोर सर्विसेज हैं जो लास्ट टाइम हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी. जैसे नोवा है कंप्यूट के लिए, न्यूट्रॉन है आपकी नेटवर्किंग के लिए, सिंडर है आपकी ब्लॉक स्टोरेज के लिए, स्विफ्ट है आपकी ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए, ग्लैंस है आपकी इमेज सर्विसेज के लिए, कीस्टोन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिटी सर्विस एंड हॉरिजन इज यूज्ड फॉर डैशबोर्ड, हीट इज यूज्ड फॉर ऑर्केस्ट्रेशन एंड सिलियोमेट्री इज यूज्ड फॉर द monitoring or telemetry purpose. Okay, so these are the main core OpenStack services. So इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है कि आप क्या करते हो कि पहले आइडेंटिटी सर्विस यूज होती है कीस्टोन. जब भी यूजर रिक्वेस्ट करता है किसी भी सर्विस को यूज करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस पे जाएगा, डैशबोर्ड पे जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से ऑथेंटिकेशन जाता है डैशबोर्ड पे. डैशबोर्ड के बाद ये सारी चीज़ें मेरे को यूज़ करने को मिलती हैं. जैसे आपको कंप्यूट यूज़ करना है, ब्लॉक स्टोरेज यूज़ करना है, आपको नेटवर्किंग यूज़ करना है, इमेज सर्विस यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज़ करना है. सो ये फीचर्स मेरे को कहाँ से मिलते हैं, डैशबोर्ड से मिलते हैं. ये आप CLI से भी यूज़ कर सकते हो, आप डैशबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो हम एक एक करके कोर सर्विसेज को देखेंगे एंड उसके सब कंपोनेंट्स को देखेंगे कि वो क्या क्या होते हैं. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, हमारा हॉरिजन. अब जो बेसिकली जो हॉरिजन है वो बेसिकली किस पर्पज के लिए यूज होता है, हॉरिजन बेसिकली यूज्ड फॉर दी वेब बेस्ड GUI फॉर द मैनेजिंग ओपन स्टैक रिसोर्सेज. यानी ओपन स्टैक के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के लिए मेरे को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है जो कि एडमिन्स और यूजर्स के थ्रू क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. ठीक है, तो इसके कुछ सब कंपोनेंट्स हैं. जैसे आपका हॉरिजन वेब सर्वर है. ठीक है, सो व्हाट डज हॉरिजन वेब सर्वर डू, सो इट इज Django बेस्ड वेब UI सर्विस ओपन स्टैक डैशबोर्ड. तो ये आपका क्या कहता है, ये सर्विस क्या काम करती है, ओपन स्टैक डैशबोर्ड को इंटरफेस प्रोवाइड कराने का आपके लिए काम करती है. देन द यूजर API क्लाइंट इंटरेक्ट्स विद द ओपन स्टैक सर्विसेज APIs ऑन बिहाफ ऑफ यूजर्स. अब यूजर जो है आपका क्या करेगा, यानी कंप्यूट यूज करना चाहता है वो कंप्यूट के साथ इंटरेक्ट करेगा. आप नेटवर्क यूज करना चाहते हो तो नेटवर्क के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा. तो इस तरीके से इंटरेक्शन के लिए हॉरिजन API क्लाइंट यूज होता है. ठीक है, थर्ड इसका कंपोनेंट सब कंपोनेंट क्या है कि आपका हॉरिजन ऑथेंटिकेशन. सो हॉरिजन ऑथेंटिकेशन मींस क्या होता है कि इट इंटीग्रेट्स द कीस्टोन टू लॉगिन एंड सेशन. आप क्या कर रहे हो, हॉरिजन पे लॉगिन कर रहे हो. ठीक है, तो वो किसके थ्रू होगा, सो कीस्टोन के थ्रू होगा. सो ये आपका ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के लिए कीस्टोन यूज होता है. सो ये सर्विस किस में आती है, हॉरिजन ऑथेंटिकेशन में आती है. अब इसका डेटा कहाँ स्टोर होगा, वो डेटाबेस में स्टोर होगा. सो उसके लिए हॉरिजन DB या फिर आप कह सकते हो हॉरिजन कैसे. सो इट स्टोर्स यूजर सेशन एंड टेम्परेरी डेटा. सो हॉरिजन मेरा लॉगिन हो गया, तो हॉरिजन वी हैव डिस्कस दी फर्स्ट सर्विस वी हैव यूज्ड व्हाइल लॉगिन द यूजर इंटरफेस. ओके, तो दिस इज द डैशबोर्ड सर्विस. अब उसके बाद आता है आपका कीस्टोन आइडेंटिटी सर्विस. अब कीस्टोन बेसिकली व्हाट इट डज, सो कीस्टोन आपका ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन करता है. ठीक है, सो फर्स्ट कंपोनेंट होता है इसका सब कंपोनेंट कीस्टोन API. इट प्रोवाइड्स द ऑथेंटिकेशन टोकन इशुएंस एंड सर्विस कैटलॉग APIs. यानी कि आपका ऑथेंटिकेशन करेगा एंड टोकन इशू करेगा. ठीक है, एंड जो APIs होती हैं अदर सर्विसेज की जैसे नोवा की, न्यूट्रॉन की एंड सेंटर की और ETC. ओके, सो इनके क्या करेगा, सर्विस कैटलॉग प्रोवाइड करता है आपको कीस्टोन API. ठीक है, देन आपका आता है कीस्टोन ऑथेंटिकेशन. सो ये क्या करता है, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन का काम करता है. जो आपने क्रेडेंशियल यूजर ने दिए हैं उसको क्या करेगा, ये वैलिडेट करेगा एंड टोकन इशू करेगा. कीस्टोन आइडेंटिटी क्या काम करता है, इट मैनेजेस यूजर्स ग्रुप्स रोल्स एंड प्रोजेक्ट्स. जो भी आपके हॉरिजन पे क्या रहते हैं, यूजर्स रहते हैं, ग्रुप्स रहते हैं, कुछ रोल्स एंड आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने का काम क्या करता है, ये कीस्टोन आइडेंटिटी वर्क करता है. ओके, देन कीस्टोन डेटाबेस इट स्टोर्स आइडेंटिटी डेटा एंड रोल असाइनमेंट्स. सो जहाँ कहीं भी डेटाबेस का नाम आएगा तो जब भी हम कोई भी सर्विस इंस्टॉल करते हैं या कंपोनेंट इंस्टॉल करते हैं, सो फर्स्ट उसका क्या किया जाता है, डेटाबेस क्रिएट किया जाता है. तो जितना भी उसका मेटा डेटा रहेगा तो वो कहाँ पे स्टोर रहेगा, वो आपका डेटाबेस में स्टोर रहता है. तो इसलिए ये कीस्टोन डेटाबेस यूज में आता है. ओके, तो कीस्टोन अपना हो गया, हॉरिजन से हमने लॉगिन किया, कीस्टोन से हमने ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन किया. तो यहाँ पे ये सारे सब कंपोनेंट वर्क होता है. ओके, सो नेक्स्ट सर्विस आती है अपनी नोवा कंप्यूट की. जब
हम क्या करते हैं, नोवा कंप्यूट बेसिकली क्या होता है, सो नोवा कंप्यूट बेसिकली मीन्स, so it manages the virtual machines and compute resources and it interacts with the hypervisors like KVM और VMware. So ये hypervisors के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है. इसके कुछ सब कंपोनेंट्स हैं जैसे नोवा API है, नोवा शेड्यूलर, नोवा कंप्यूट एंड नोवा कंडक्टर. So what does nova API do? So the RESTful API interface that accepts the user or external tools रिक्वेस्ट टू मैनेज दी VMs. यानी कि नोवा एपीआई क्या करता है, नोवा एपीआई बेसिकली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है क्रिएट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए और डिलीट करने के लिए. यानी कि आप VM क्रिएट करना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, यूजर से क्या क्या आएगी अपने पास, रिक्वेस्ट आएगी. देन उसके बाद रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड होगी, नोवा शेड्यूलर के पास में. सो ये क्या करेगा, इट डिटरमाइंस विच कंप्यूट नोड ए VM शुड बी प्लेस्ड ऑन द प्लेस्ड ऑन बेस्ड ऑन दी रिसोर्स अवेलेबिलिटी. यानी कि मेरे पास रिसोर्स अवेलेबिलिटी किस पे है, किस कंप्यूट नोड्स पे, ये कंप्यूट नोड को सेलेक्ट करेगा कि यानी कि मेरी रिसोर्स अवेलेबिलिटी किस में अवेलेबल है. तो जिसके भी कंप्यूट नोड में मेरी रिसोर्स अवेलेबिलिटी, जैसे CPU है आपका, रैम है, मेमोरी है, तो वो आपकी रिसोर्स अवेलेबिलिटी होती है. तो वो कौन सेलेक्ट करेगा, वो नोवा शेड्यूलर सेलेक्ट करेगा किस कंप्यूट नोड पे मेरे को जाना है. एंड नोवा कंप्यूट क्या काम करता है, नोवा कंप्यूट क्या करता है, हाइपरवाइजर को इंस्ट्रक्ट करता है कि मेरे को VM क्रिएट करना है. ठीक है, मेरे को VM क्रिएट करना है, ये कौन इंस्ट्रक्ट देगा, ये नोवा कंप्यूट इंस्ट्रक्ट देगा. ठीक है, तो इससे मेरा क्या होगा, ये वर्कर सर्वर रहता है जो मेरा बेसिकली क्या करता है, VM क्रिएट करने का काम करता है. देन नोवा कंडक्टर आता है, तो नोवा कंडक्टर का क्या काम होगा, तो नोवा कंडक्टर आपका डेटाबेस में क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा. ठीक है, तो डेटाबेस हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली डायरेक्ट क्या है आपका डेटाबेस से क्या इंटरेक्ट ना करे, इसलिए हम ये डेटाबेस क्रिएट करते हैं. तो नोवा कंडक्टर सर्विस ये डेटाबेस के लिए यूज होती है. ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज क्या आती हैं आपकी, जैसे किसके थ्रू VM क्रिएट होता है आपका, या तो कैम्यू होगा, ठीक है, हाइपरवाइजर, या फिर आपका libvirt प्रोसेस होती है, तो उसके थ्रू ये आपका VM क्रिएट होता है. ठीक है, तो ये रहा आपका नोवा कंप्यूट. फिर नोवा कंप्यूट को क्या चाहिए, यूजर ने रिक्वेस्ट किया भाई मेरे को VM क्रिएट करना, तो उसको इमेज चाहिए कि आप कौन सी इमेज लेना चाहते हो, VM की इमेज चाहिए. ठीक है, सो ग्लैंस API क्या करेगा, ग्लैंस API बेसिकली व्हाट इट डज, सो ग्लैंस API आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा एंड रिट्रीव्स एंड मैनेजेस एंड VM इमेजेस. ठीक है, तो VM इमेजेस को मैनेज करने का काम, यानी कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का काम किसका आता है, ग्लैंस API का वर्क होता है. ठीक है, तो ग्लैंस API यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा कि मेरे को VM इमेज चाहिए. अब यूजर ने क्या फ्लेवर दिया है, कितना मेरे को CPU चाहिए, ठीक है, कितना मेरे को रैम चाहिए, तो वो सारी ग्लैंस API के थ्रू रिक्वेस्ट आती है अपने पास में. ठीक है, तो यहाँ पे ग्लैंस API का वर्क होने के बाद में ये किसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है, ग्लैंस रजिस्ट्री को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है. ठीक है, सो अब ग्लैंस रजिस्ट्री का काम क्या क्या होगा, सो इट बेसिकली मैनेजेस इमेज मेटा डेटा इन द डेटाबेस. सो ये डेटाबेस में क्या करेगा, इमेज मेटा डेटा को क्या करेगा, ये आपका आइडेंटिफाई करेगा कि किस इमेज फॉर्मेट में चाहिए. जैसे QCOW2 इमेज यहाँ पे यूज होती है, तो वो इमेज फॉर्मेट आपको आइडेंटिफाई करके देगा. देन ग्लैंस स्टोर क्या करेगा, ये बैकएंड पे मेरी कौन सी स्टोरेज या फिर फाइल सिस्टम यूज हो रहा है. सो बेसिकली मेरे को यहाँ से क्या करना है, ग्लैंस स्टोर यहाँ पे सर्विस वर्क करती है कि बैकएंड पे कौन सी चीजें मेरी कन्फिगर्ड हो रखी है. ठीक है, तो ग्लैंस स्टोर का काम काम होता है कि ये इमेजेस को क्या करता है कि बैकएंड पे कौन सी इमेज स्टोर हो रखी है, तो ये ग्लैंस स्टोर का वर्क होता है. अब ग्लैंस डेटाबेस क्या करता है, इट स्टोर द इमेज प्रॉपर्टीज एंड मेटा डेटा. इमेज की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या मेटा डेटा है, वो ग्लैंस डेटाबेस में अपना स्टोर हो जाता है. तो यहाँ पे ग्लैंस सर्विस हो गई. सो नेक्स्ट कंपोनेंट अपना क्या आता है, नेक्स्ट कंपोनेंट अपना आता है न्यूट्रॉन. सो न्यूट्रॉन में कौन कौन से सब कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है. सो आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूट्रॉन बेसिकली किसके लिए यूज होता है, नेटवर्किंग के लिए यूज होता है. ठीक है, अब न्यूट्रॉन को हम समझते हैं, तो न्यूट्रॉन क्या प्रोवाइड करेगा अपने को, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, एंड इट सपोर्ट्स मॉडल्स लाइक VLAN, VXLAN और GRE, इस तरीके के मॉडल्स को सपोर्ट करता है. एंड इट मैनेजेस द राउटर, सबनेट्स एंड द सिक्योरिटी ग्रुप्स. तो ये होता है आपका न्यूट्रॉन. और न्यूट्रॉन के कुछ सब कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका न्यूट्रॉन API आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन API. सो इसका वर्क क्या रहता है, सो न्यूट्रॉन API बेसिकली एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट टू क्रिएट ए सबनेट, राउटर्स और द सिक्योरिटी ग्रुप्स वाया द API. सो API के थ्रू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है कि मेरे को सबनेट क्रिएट करना है, राउटर्स क्रिएट करने हैं और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है. ठीक है, एंड देन आपका यहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है न्यूट्रॉन सर्वर के पास में. न्यूट्रॉन सर्वर बेसिकली डिटरमाइंस द नेटवर्क टाइप बाय यूजिंग द ML2 प्लगइन. सो ML2 प्लगइन के थ्रू ये क्या करता है, ML2 प्लगइन आपका एक क्या है, कंपोनेंट है न्यूट्रॉन सर्वर का, जो बेसिकली किस
चीज़ को, नेटवर्क टाइप को डिटरमाइन करने का काम करता है कि मेरा कौन सा नेटवर्क टाइप है, वीलैन है, वीएक्सलैन है, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन सर्वर का वर्क हो गया। यहाँ से ये प्रोसेस न्यूट्रॉन सर्वर की हो गई। देन न्यूट्रॉन सर्वर की प्रोसेस किस पे फॉरवर्ड होती है, न्यूट्रॉन एजेंट पे होती है। सो न्यूट्रॉन एजेंट क्या, यानी आपका L2 एजेंट हो गया, L3 एजेंट हो गया और DHCP एजेंट हो गया, ठीक है। सो L2 एजेंट क्या करेगा, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी को मैनेज करेगा। L3 एजेंट आपका राउटर्स को हैंडल करेगा और फ्लोटिंग आईपी असाइन करेगा। एंड DHCP आपका क्या करता है, ये आपका DHCP आईपी असाइन करता है, ठीक है। सो ये आपका स्विचिंग एंड राउटिंग है एंड आईपी असाइनमेंट के आपका न्यूट्रॉन एजेंट वर्क होता है। ओके, सो न्यूट्रॉन डेटाबेस व्हाट इट डज, सो न्यूट्रॉन डेटाबेस आपका नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या करता है, स्टोर करता है। यानी कि नेटवर्क का मेटा डेटा क्या है, मैंने कौन सा पोर्ट क्रिएट किया, कौन सा नेटवर्क क्रिएट हुआ, ठीक है। तो वो सारी नेटवर्क का डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होगा, वो न्यूट्रॉन डेटाबेस इंटरेक्शन के थ्रू डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन का एग्जांपल है। यानी कि जब भी आप कोई सबनेट क्रिएट करते हो, सो द डेटाबेस स्टोर्स इट्स CIDR एंड गेटवे डिटेल्स व्हेन यू क्रिएट दी सबनेट। ओके, सो वो मेटा डेटा कहाँ गया, आपका डेटाबेस में गया, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन की सर्विस हो गई। ओके, नेक्स्ट सर्विस अपनी आती है सेंडर की। सो what Cinder does and what is Cinder and block storage. So Cinder basically क्या होता है, it offers the persistent block storage। ये Cinder क्या है, आपका persistent block storage आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है, VMs के लिए। इट इज सिमिलर टू द, आपने AWS में देखा होगा जैसे EBS, ठीक है। तो यहाँ पे वो EBS क्या काम करता है, वो Cinder वर्क होता है ओपन स्टैक में, ठीक है। तो आपका बैकएंड पे क्या है, आपका LVM है या फिर कोई NFS है, तो कौन सा स्टोरेज या आपका कन्फिगर्ड है, तो वो सिंडर आपका ब्लॉक स्टोरेज हो गया, जैसे हार्ड डिस्क होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ सब कंपोनेंट है, सिंडर API, सिंडर शेड्यूलर, सिंडर वॉल्यूम एंड दी सिंडर बैकएंड इंटरेक्शन, ठीक है। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। अब सिंडर API का वर्क क्या रहता है, सिंडर API आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। इट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट टू क्रिएट, अटैच और स्नैपशॉट वॉल्यूम्स बाय द REST API। सो REST API के थ्रू ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, मेरे को वर्क क्या करना है, ठीक है, क्रिएशन का करना है, डिलीशन का करना है या फिर स्नैपशॉट लेना है, वो सारी चीजें। देन वर्क आता है किस पे, नेक्स्ट फॉरवर्ड होता है प्रोसेस सेंडर शेड्यूलर पे। सो व्हाट इट डज, इट डिटरमाइंस विच स्टोरेज backend like LVM, SAF और NFS to use for a volume based on the capacity and filters, ठीक है। यानी मेरा कौन सा स्टोरेज कॉन्फ़िगर्ड है, तो वो यहाँ पे ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है। देन आता है सिंडर वॉल्यूम। सिंडर वॉल्यूम क्या करता है आपका, इट इज अ वर्क सर्विस दैट इंटरेक्ट्स विद द बैकएंड स्टोरेज टू मैनेज द वॉल्यूम्स। यानी ये बेसिकली क्या करता है, वॉल्यूम क्रिएट करता है एंड इंस्टेंस पे अटैच करने के लिए उसको प्रिपेयर करता है। तो ये सेंटर वॉल्यूम का वर्क हो गया। एंड सेंटर बैकएंड इंटरेक्शन, सो इट मैनेजेस कम्युनिकेशन विद द स्टोरेज बैकएंड। चाहे आपका बैकएंड स्टोरेज कोई भी हो, वो वॉल्यूम मेटा डेटा को क्या करेगा, डेटाबेस में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर बैकएंड इंटरेक्शन का वर्क हो गया। नेक्स्ट स्टोरेज आती है आपकी स्विफ्ट स्टोरेज, जिसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज। Okay, it provides the scalable fault tolerance object storage for the unstructured data, ठीक है। जैसे कि आप कुछ इमेजेस वीडियोस अगर अपलोड कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट की तरह अपलोड होते हैं, ठीक है। तो इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सब कंपोनेंट्स, जैसे स्विफ्ट प्रॉक्सी सर्वर है, स्विफ्ट अकाउंट सर्वर, स्विफ्ट कंटेनर सर्वर, स्विफ्ट ऑब्जेक्ट सर्वर। सो we can discuss one by one. The first one is the Swift proxy server. So what it does, it provides the It it acts as a API gateway and handling request to store, retrieve और delete objects, ठीक है। यानी कि ये ऑथेंटिकेशन का वर्क करता है कि यानी API गेटवे के थ्रू मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज की रिक्वेस्ट आई तो प्रॉक्सी सर्वर का वर्क रहेगा। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, देन किसको फॉरवर्ड करेगा, स्विफ्ट अकाउंट सर्वर को फॉरवर्ड करेगा। सो अकाउंट सर्वर मैनेजेस द अकाउंट मेटा डेटा एंड कोऑर्डिनेट विद द स्टोरेज नोड्स। जो मेरे पास स्टोरेज नोड्स हैं उनके साथ ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। देन आपकी आती है स्विफ्ट कंटेनर सर्विस। सो इट मैनेजेस द मेटा डेटा ऑब्जेक्ट लिस्ट विद इन द कंटेनर, यानी कंटेनर में मेरे कौन से ऑब्जेक्ट लिस्टेड हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या करते हो, अपलोड करते हो, तो कंटेनर सर्वर सर्वर क्या करता है, वो उसको अपडेट कर देता है ऑब्जेक्ट लिस्ट में। तो ये आपकी कंटेनर सर्वर हो गया, स्विफ्ट कंटेनर सर्वर। देन स्विफ्ट ऑब्जेक्ट सर्वर, सो ये क्या करता है, इट हैंडल्स द एक्चुअल स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ ऑब्जेक्ट्स डेटा ऑन द स्टोरेज नोड्स,
ठीक है। तो ये क्या करता है, यानी कि स्टोरेज नोड्स पे ऑब्जेक्ट डेटा का क्या करता है, ये एक्चुअल मेटा डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली स्विफ्ट सर्विस हो गई। नेक्स्ट सर्विस जो आपकी आती है वो आती है आपकी हीट। ओके, अब हीट को आप समझोगे तो हीट बेसिकली व्हाट इट डज, हीट का काम क्या होता है, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ये क्या करता है कि इट ऑटोमेट्स रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट यूजिंग टेम्पलेट्स। ठीक है, ये टेम्पलेट्स को यूज करके क्या करता है, ऑटोमेशन करता है कि आप या तो टेराफॉर्म के थ्रू या एंसिबल के थ्रू इसको यूज करते हो। ठीक है, इसके भी कुछ सब कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका हीट एपीआई हो गया, हीट एपीआई सीएफएन हो गया, हीट इंजन हो गया, हीट डेटाबेस हो गया। ठीक है, जब हम हीट एपीआई की बात करते हैं, एपीआई जो भी होगा तो एपीआई का काम क्या करेगा, एपीआई का काम रहेगा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का। ठीक है, जो भी अपने को जिस भी कंपोनेंट पे वर्क करना है तो वो एपीआई क्या करता है, एपीआई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एंड हीट एपीआई सीएफएन क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द कंपेटिबिलिटी विद द लाइक जैसे आप AWS में क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स यूज करते हो, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये ऐसे ही टेम्पलेट्स यूज करने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। जो कि कौन सी सर्विस यूज होती है, सब कंपोनेंट आपका हीट एपीआई सीएफएन यूज होता है। ठीक है, देन आपका आता है हीट इंजन। हीट इंजन ये आपका क्या है, एक वर्कर सर्विस है जो कि क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स स्टैक ऑपरेशंस प्रोविजन रिसोर्सेज। ठीक है, स्टैक ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने का काम करता है एंड रिसोर्सेज को प्रोविजन करने का काम होता है। एंड हीट डेटाबेस, डेटाबेस का मैंने जितना भी आपको बताया, डेटाबेस का मीन्स वही है, चाहे किसी भी कंपोनेंट में सब कंपोनेंट आपका डेटाबेस है तो डेटाबेस होना बहुत कंपलसरी है। तो डेटाबेस जब भी हम कोई भी सर्विस अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है। तो डेटाबेस बेसिकली क्या करता है, किसी भी सब कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का सब कंपोनेंट डेटाबेस क्रिएट करता है, जिससे कि वो डायरेक्ट इंटरेक्शन डेटाबेस के साथ ना हो सके, तो वो मेटा डेटा उसमें स्टोर करता है। डेटाबेस का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे हमने कीस्टोन का डेटाबेस भी देखा है, हॉरिजन का भी देखा, तो ये स्टोर करने का काम करता है। बेसिकली आप डेटाबेस से यही समझ सकते हो। ठीक है, तो मेरा डेटाबेस हो गया। जब हम बात करते हैं भाई सीलियोमीटर की, ठीक है, तो सीलियोमीटर से आपको क्या समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सीलियोमीटर इज द टेलीमेट्री। सो एपीआई आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, सीलियोमीटर कलेक्टर आपका क्या करेगा, यूजर डेटा को गैदर करने का काम करेगा। ठीक है, कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो कलेक्टर से समझ में आ रहा होगा सीलियोमीटर क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये एक मॉनिटरिंग सर्विस है, ओपन स्टैक की मॉनिटरिंग सर्विस, दिस इज सीलियोमीटर। ठीक है, तो कलेक्टर का काम क्या हुआ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। एजेंट का काम क्या हुआ, इट कलेक्ट्स मीटरिंग डेटा फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क और स्टोरेज नोड। तो स्टोरेज नोड से ये डेटा क्या करिए, क्या किया इसने, यानी एजेंट ने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर और अपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया सीलियोमीटर डेटाबेस के थ्रू। तो ये इस तरीके से मेरे को क्या करता है, मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो ये मेरी क्या है, ये ओपन स्टैक की कोर सर्विसेज हैं और ये सब कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सारी कोर कंपोनेंट्स पढ़ लिए, उनके सब कंपोनेंट्स पढ़ लिए। तो चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे ओपन स्टैक आप क्लाउड फॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, डिप्लॉय करने का सोच रहे हो, तो ये आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस किस तरीके से मेरे कंपोनेंट होते हैं, इनको आपको इंस्टॉल करना रहता है। ठीक है, तो मैंने डैशबोर्ड से लेकर मॉनिटरिंग तक सारी चीज़ें आपको कवर कराई हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि भाई मेरे को जब मैं भी कोई भी इंस्टेंस क्रिएशन कर रहा हूँ तो उसका फ्लो किस तरीके से काम करता है, कौन से उसमें रेस्ट एपीआईज वर्क होते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको कंटेंट चाहिए कि इंस्टेंस क्रिएशन फ्लो किस तरीके से काम करता है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, so if you like this video or this video is helpful for you, so you can like, subscribe and share this video. So this is very helpful for me to grow this channel. Okay, so we'll meet you in the next video. I hope you will comment in this video that we want the instance flow creation video, so I will provide you the instance flow creation video in the next video. Okay, so we will meet you in the next video. Thank you guys, bye bye.